बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने वो डिराइव कर लिया था, उसका एक फाइनल हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी, K = 1/T 2.303 log A/A-x। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इसका जो फाइनल इक्वेशन आई थी डेरिवेशन के बाद। तो अब हम इससे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। मैंने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी तो उसमें भी ये बताया था कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है। अगर ये एक जनरल हमारे पास इक्वेशन है y = mx + c, अगर कोई इक्वेशन इन टर्म्स पे पूरा उतरती है, इस तरह के एक्सप्रेशन को शो करती है, तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है इसमें देखें y और x, ये दो जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, एक y और एक x, ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल से मुराद यह है कि इनमें से एक को चेंज करें तो दूसरा उसके साथ चेंज हो जाएगा। दोनों जो टर्म्स हैं वेरिएबल्स हैं। ये जो और हमने ग्राफ प्लॉट करना है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज़ करते हुए बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। y, यहाँ पे जो भी हमारे पास फैक्टर होगा वो हम अलोंग y एक्सिस लेंगे, और उस इक्वेशन में जो हमारी स्पेसिफिकली इक्वेशन होगी उसमें यहाँ पे जो भी फैक्टर या टर्म होंगे वो उसको हम x एक्सिस पे लेंगे। ये दो वेरिएबल्स हो गए हैं जिनके दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट करना है। और m क्या है, ये स्लोप कहलाता है। जो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इन दो वेरिएबल्स को प्लॉट करते हुए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो वो इसके इक्वल होगा, और ये उसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है जी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो इस तरह थी, K = 1/T 2.303 log A/A-x। ठीक है, अगर टाइम को हम इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा KT = 2.303 log। अच्छा, अब ये तो चला गया। अब इसको हमने क्या किया, 2.303, इसको हमने लॉग को सिंप्लीफाई किया। मैंने पहले भी आपको बताया था लॉगरिथम में जब हम चेंजेस लाते हैं तो हम हमारे पास रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये 2.303 लॉग, ये इस a के साथ भी है और इस a-x के साथ भी है। हमने इसको ओपन कर दिया। अब ओपन करने का तरीका ये है कि ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो अब जब हम ओपन करेंगे लॉग में तो ये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2.303 log a। अब यहाँ माइनस लगेगा, 2.303 log A-x, ये फैक्टर इन दोनों के साथ है और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी, KT = 2.303 log A - 2.303 log A-x। ठीक है, अब क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है दोनों साइड्स को 2.303 के फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो इसको भी हमने डिवाइड किया 2.303, इसको भी डिवाइड कर दिया इस फैक्टर को 2.303 माइनस दिस फैक्टर इज डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है जी, तो हमने डिवाइड किया इससे इक्वेशन की दोनों साइड्स को 2.303 से। तो जब हमने 2.303 से डिवाइड किया तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी KT / 2.303 = यहाँ पे ये कैंसिल होकर log A बाकी बचा माइनस, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो log A-x बच गया। तो KT / 2.303 हम इस माइनस वाले फैक्टर को इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले आए हैं। तो KT / 2.303 प्लस log A-x, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया और बाकी यहाँ पे log A रह गया। ठीक है जी, अब क्या है, log A-x को हमने इधर ही रहने दिया, ये इस फैक्टर को जो हम इधर से लाए थे इसको हमने इधर ही रहने दिया, और इस KT और 2.303 वाले फैक्टर को हम इक्वेशन की राइट साइड पे ले गए हैं, तो ये माइनस हो गया। तो log A-x ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू जो हम इधर से इस फैक्टर को लेकर आए हैं माइनस KT / 2.303, ये इधर से आया है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पे log A ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है। अगर हम जो हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ पे देखी थी इसको देखें और इसको देखें तो हमारी ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है। तो कैसे बन रही है, ये पूरा फैक्टर जो है ये y के इक्वल हो गया,
एंड दिस वन माइनस के ओवर 2.303, ये m यानी स्लोप के इक्वल हो गया, और ये t x को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो log a है ये c को रिप्रेजेंट करेगा। c क्या है? इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास y भी आ गया, m भी आ गया, स्लोप यानी x ये आ गया, और c ये आ गया। अब हमने कहा था इसमें से दो वेरिएबल्स होंगे, y और x। हम जो अब ग्राफ प्लॉट करेंगे वो दो ग्राफ हमेशा वेरिएबल्स के दरम्यान प्लॉट किया जाता है, यानी एक की वैल्यू चेंज हो तो दूसरी की भी उसके साथ चेंज हो। अगर कांस्टेंट होंगे, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, तो ग्राफ प्लॉट नहीं हो सकता। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स क्या हैं? y और x। इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं? log a माइनस एक्स और t, यानी हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो log ऑफ कंसनट्रेशन और टाइम के दरमियान करना है। तो ये y एक्सिस पे क्या आएगा? log a माइनस एक्स, और x एक्सिस पे क्या आएगा? टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही। हमने ज़ीरो ऑर्डर का जो ग्राफ प्लॉट किया था वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी लाइन, क्योंकि उसका इंटरसेप्ट c 0 था, लेकिन ये इंटरसेप्ट सम वैल्यू रखता है। अगर इंटरसेप्ट c की वैल्यू 0 है तो ये 0 है, यहाँ से जो भी चीज़ स्टार्ट होगी यानी वो इंटरसेप्ट 0 को शो कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है उसकी कोई वैल्यू आ रही है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, इस वजह से इंटरसेप्ट, और एक तो ये ओरिजिन से इसलिए नहीं स्टार्ट हो रहा क्योंकि c की वैल्यू 0 नहीं है। दूसरा, ये स्ट्रेट ऐसे नहीं जा रहा, ये लाइन ऐसे नहीं जा रही है ओरिजिन से, ये इन्वर्टेड फॉर्म में आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रही, ऊपर से नीचे की तरफ इस वजह से आ रही है क्योंकि इसके जो स्लोप है वो माइनस में है। ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाला फैक्टर, तो ये माइनस में है, इसका स्लोप माइनस में है, इसलिए ये ऊपर से नीचे की तरफ ये लाइन आ रही है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी। अगर आपको इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन की वैल्यू पता हो, टाइम की पता हो, तो आप स्लोप की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? k की वैल्यू और उसको 2.303 से डिवाइड करके। आप इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें आपको दो वैल्यूज़ पता हो तो आप बाकी दो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है वो इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रही है, और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब है हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर जो है, ये इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर है। अच्छा जी, अब हम यूनिट्स ऑफ के फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन के बाद फाइनल इक्वेशन आई थी वो आई थी k इज इक्वल टू 1/t 2.303 log a ओवर a माइनस एक्स। अच्छा, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास टाइम है, टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं। 2.303 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, log भी कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। a यहाँ पे कंसनट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंसनट्रेशन हम लेते हैं मोल्स पर dm³ में। a माइनस एक्स इज ऑल्सो कंसनट्रेशन, और इसकी यूनिट भी सेम रहेगी, मोल्स पर dm³। तो कंसनट्रेशन वर्सेस कंसनट्रेशन ये तो आपस में कैंसिल हो गए, और ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसको हम नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे, तो k जो रह जाएगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 1/सेकेंड, या इसको हम पर सेकेंड भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो k की वैल्यू आती है वो पर सेकेंड है, और जो हमने ज़ीरो ऑर्डर में k की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो थी मोल्स पर dm³ पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर में k की वैल्यू सिर्फ पर सेकेंड है, और ज़ीरो ऑर्डर में क्या थी? मोल्स पर dm³ पर सेकेंड। जी, तो आ जाते हैं हाफ लाइफ टाइम की तरफ। हाफ लाइफ टाइम आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि वो टाइम जिसमें कोई भी रिएक्टेंट हाफ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी किसी भी रिएक्टेंट की हाफ अमाउंट रह जाए रिएक्शन के दौरान, उतने टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ए रिएक्टेंट, और इट गिव्स प्रोडक्ट पी एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन t इज इक्वल टू 0 वी हैव टेकन a मोल्स पर dm³ ऑफ a, और स्टार्ट था रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट अभी नहीं बनी थी तो वो 0 है इसके अमाउंट। जब हाफ टाइम गुजर गया तो a कितना रह गया? हाफ रह गया, तो a/2 हो गया। ठीक है, तो x की यहाँ पे ये x को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कंसनट्रेशन इस वक्त जब हाफ टाइम हो चुका था तो इस वक्त x की वैल्यू कितनी रह गई? a/2। हमारे पास इक्वेशन थी k इज इक्वल टू 1/t 2.303 log a ओवर a माइनस एक्स। t को हम इधर ले जाएं, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 log a ओवर a माइनस एक्स। यहाँ पे हम टाइम निकालना चाह रहे हैं तो टाइम इस तरफ रह जाएगा, k इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाता है। t इज इक्वल टू 2.303 ओवर k log a ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, t
हाफ है, अगर हाफ टाइम है तो हम यहाँ 1/2 का सिंबल लगा देंगे। हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, a/2। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई फॉर हाफ लाइफ टाइम। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ए ओवर ए माइनस a/2। a/2 क्या है, ये एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है। अच्छा, ये जो हमारे पास फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है a माइनस a/2, इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, एलसीएम मैं दोबारा यहाँ लेके दिखा देती हूँ। a माइनस a/2 इसका हम एलसीएम ले रहे हैं। तो जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 खुद ही लगा देते हैं। तो ये इसमें से जो बड़ी आप एलसीएम तो आपको आता ही होगा, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 2। 1 2s are 2, तो 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a। 2 1s are 2, तो 1 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे 1a। तो यहाँ पे आ गया 2a माइनस 1a इज इक्वल टू 1a/2। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका जो एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आया a/2 आया। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ए ओवर, वो उस पूरे फैक्टर का एलसीएम लिया तो a/2 आ गया। टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग, ये 2 इसे डिवाइड हो रहा था, डिवीजन में डिवाइड हो रहा है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a ओवर a और 2 ऊपर चला गया, तो a से a कैंसिल हो गया। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग 2। अब ये हमारे पास हाफ लाइफ टाइम है फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, और यहाँ पे आप देखें हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इस फैक्टर के जो कांस्टेंट है, और log 2 के ये भी कांस्टेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ इस पूरे फैक्टर में कंसंट्रेशन यानी एक्स ये की टर्म कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। जी, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर एक्शंस की। इन गैस फेज, गैस फेज में मतलब ये है कि रिएक्टेंट भी गैस फेज में होंगे और प्रोडक्ट भी गैस फेज में होंगे। गैस फेज में जो एग्जांपल्स हैं वो है जी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन से मुराद है कि जब हम नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को हीट करते हैं तो ये टूट जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। सिमिलरली सल्फोनाइल डाइक्लोराइड की डिकम्पोजिशन इनटू SO2 एंड क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन में ये डिकम्पोज हो जाता है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये तमाम गैस फेज में फर्स्ट ऑर्डर एक्शन की एग्जांपल्स थी। इसी तरह सोल्यूशन फेज में हमारे पास ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन ये एजोनियम का साइन होता है, जहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है तो इसको एजो का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये क्योंकि सॉल्ट है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्लोराइड, तो ये दिस इज़ नोन एज बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको जब हम वाटर में थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन मतलब इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्टेड हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है जब हम कैन शुगर को यानी C12H22O11 को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसकी कन्फिग्रेशन इन्वर्टेड हो जाती है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली मिथाइल एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाई तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में और एसिटिक एसिड और एथेनॉल में। सिमिलरली रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब है हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं वो खुद ब खुद रेज एमिट करते हैं और किसी और न्यूक्लियस में किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे रेडियम है वो हमने इसको बाय फोर्स रिएक्शन नहीं करवाया, ऑटोमेटिकली उसने रेज एमिट की और वो कन्वर्ट हो गया रेडॉन में और अल्फा पार्टिकल एमिट किए। तो ये तमाम एग्जाम्पल जो हैं फर्स्ट ऑर्डर एक्शन की एग्जांपल्स हैं। ऑर्डर एक्शन क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी एक टर्म है, इसको भी हम शामिल कर लेते हैं, सूडो यूनिमोलिकुलर एक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। सूडो का वर्ड हम यूज़ करते हैं फेक के लिए, फेक या नकली, फॉल्स। सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन यानी नकली फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको हम फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो देखने में हमें फर्स्ट ऑर्डर नहीं लग रहे होते लेकिन एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं।
जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इसमें 2 रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं। अब ये भी, इसकी भी कोई कंसनट्रेशन होगी, इसकी भी कोई कंसनट्रेशन होगी, इसकी एक्सपोनेंट्स अगर हम सम करें तो वो फर्स्ट नहीं आएगी। तो देखने में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन जब हमने इसके रेट लाइक इक्वेशन अप्लाई की तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वाटर एक्सेस में इसकी कंसनट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ हमारे पास कैन शुगर की कंसनट्रेशन बढ़ाएं तो रेट बढ़ जाता है, इसकी कंसनट्रेशन कम करें तो रेट कम हो जाता है। तो दिस इज़ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एस्टर, दिस इज़ आल्सो नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये छोटी सी एग्जाम थी, ये भी हमने साथ इंक्लूड कर दिया। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। कल हम सेकंड ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आज आपने आंसर क्वेश्चन सेशन में जो भी फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ये जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी।